राम राम आप सभी एस्पिरेंट्स को। वेलकम टू लेक्चर 5 एंड द लास्ट लेक्चर ऑफ यूनिट नंबर 3 दैट इज़ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इस लेक्चर में हमारे सारे टॉपिक ख़त्म हो जाते हैं। जो कुछ थोड़ा बहुत बचता है वो मिसलेनियस वाले पार्ट का है जो कि आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। इसमें सिर्फ फैक्ट्स है और कुछ डेटा है, इसलिए वो उसका मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ, उसको मिसलेनियस वाले पीडीएफ में इंक्लूड कर दूंगी। जैसे कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हो गई, नेशनल पार्क्स हो गए, और सभी चीज़ें पूरी नहीं दी है लूसेंट में, लेकिन जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करूँगी उसमें सारी की सारी चीज़ें रहेगी। जैसे रिवर्स का टॉपिक हमने देखा था, उसमें जितनी भी रिवर्स का जिक्र हुआ है तो उसकी सभी डिटेल्स आपको वो पीडीएफ में मिल जाएगी, ताकि हम लोग थोड़ा सेफ रहे। मतलब नॉर्मल जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कुछ अलग हटके पढ़े, इसलिए रिवर्स हो गया, रामसर साइट्स हो गई, बॉर्डरिंग स्टेट्स के बारे में हो गया, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के बारे में हो गया, इंडस्ट्रीज़ के बारे में हो गया, क्रॉप्स के बारे में, सिटीज़ के बारे में जो कि रिवर्स के बैंक पर है, इंपॉर्टेंट सिटीज़, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में हो गया। तो ये सभी चीज़ें आपको मिसलेनियस के पीडीएफ में मिल जाएगी, तो उसकी आप चिंता ना करें। अभी ये हमारा लास्ट का लेक्चर थोड़ा छोटा ही रहेगा क्योंकि ज़्यादा अब कुछ बचा नहीं है, तो फटाफट हम लोग ये देख लेते हैं। तो लास्ट के हमारे टॉपिक में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन वाले इसमें थे, जिसमें हमारा रोडवेज और रेलवेज का हो गया था। अब बारी आती है सिविल एविएशन पढ़ने की। सिविल एविएशन, तो इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट डोमेस्टिक मार्केट है एविएशन के फील्ड में। ये पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर है। हमारे यहाँ 136 कमर्शियली मैनेज एयरपोर्ट्स हैं, जो कि कौन देखता है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और 6 जो एयरपोर्ट है वो अंडर पीपीपी है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसका जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन, मेंटेनेंस और डेवलपमेंट जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही देखती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट के अनुसार, जो कि ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कहा जाता है, कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2019 की, तो इंडिया जो है वो रैंक 1 पे आता है एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के मामले में। इसमें और 7-8 कंट्रीज़ है, लेकिन उसमें इंडिया भी रैंक 1 पे आता है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है 2021-22 की, उसके अकॉर्डिंग जो डोमेस्टिक ट्रैफिक है इंडिया का वो डबल हुआ है। अराउंड 61 मिलियन था 2013-14 में, और अभी 137 मिलियन है 2019-20 में, यानी कि एयर से ट्रैवल करने वाले लोग अभी बढ़ गए हैं। 14% पर एनम का इसमें हमें इंक्रीज देखने के लिए मिला है। अभी नेक्स्ट हम लोग आगे टॉपिक पे जाते हैं। एयर ट्रांसपोर्ट। एयरवेज जो है इंडिया में कब स्टार्ट हुई थी, अगर कोई पूछे तो एयरवेज 1911 में शुरू हुई थी। इंडियन नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना हुई थी हमारे देश में 1933 में, और ये कंपनी नेशनलाइज हुई थी, जितनी भी एयरवेज कंपनीज हैं वो नेशनलाइज हुई थी 1953 में। ये आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि कौन सी कंपनी कब कब नेशनलाइज हुई थी ये आता है। तो इसमें एयर इंडिया है और इंडियन एयरलाइंस है। नेशनलाइज होके ये 2 कॉरपोरेशंस बना दिए गए थे, एक एयर इंडिया और एक इंडियन एयरलाइंस। नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी ये लॉन्च हुई थी जून 2016 में। तो इसमें जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जिसको उड़ान भी कहते हैं, वो लाया गया था, और इसके ऑब्जेक्टिव जो थे वो थे टू प्रमोट बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ एंड मेकिंग फ्लाइंग अफोर्डेबल।
अब कुछ पॉइंट्स देख लेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी अप्रैल 1995 में एक मिनी रत्न पीएसयू के तौर पे। इसका काम क्या है? बिल्डिंग, अपग्रेडिंग, मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स। पूरे कंट्री का ये एयरपोर्ट का जितना भी मैनेजमेंट है, चाहे वो बिल्डिंग का हो, उसका कुछ अपग्रेडेशन का हो या मेंटेनेंस का हो, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये देखती है। एट प्रेजेंट ये 125 एयरपोर्ट संभाल रही है, जिसमें 96 जो है वो ऑपरेशनल यानी वो अभी चालू है। 29 जो है वो नॉन ऑपरेशनल है, और इसमें से 21 जो है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है। 77 जो है वो डोमेस्टिक है, और 19 जो है वो डोमेस्टिक सिविल एनक्लेव्स है। इंडियन एयरपोर्ट्स की जो कैपेसिटी है वो है 282 मिलियन पैसेंजर पर एनम, मतलब एक साल में हमारे जो एयरपोर्ट्स है वो कैरी कर सकते हैं 282 मिलियन पीपल को। इतनी सारी हमारी कैपेसिटी है। अभी क्या हुआ था, एयर इंडिया लिमिटेड और इंडियन एयरलाइंस को मर्ज करके एक कॉरपोरेशन बनाई गई थी जिसका नाम था नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड NACIL, जिसको बाद में एयर इंडिया का ही नाम दे दिया गया। कब? 1 अप्रैल 2007 को। और इसका मैस्कोट यानी कि शुभांकर है महाराजा। इसका ऑफिस है न्यू दिल्ली में। इसके बारे में थोड़ी और डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। ये जो है वो अंडर आती है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर आती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी है फुरसतगंज में रायबरेली में पड़ता है ये, अमेठी डिस्ट्रिक्ट में। और ये किसके अंडर आता है, किसके अंडर इसे बनाया गया? राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी एक्ट 2013 के तहत इसे बनाया गया। उसी प्रकार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेदमी ये भी फुरसतगंज में है रायबरेली में। एक पॉइंट यहाँ ऐसी दिया हुआ है, वो भी देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेज्ड एफडीआई जो लिमिट होती है वो 49% से 100% कर दी गई इन शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक होता है खत्म। नेक्स्ट टॉपिक है टाटा एयरलाइंस के बारे में। एक न्यूज़ आई थी कि इन्होंने एयर इंडिया को फिर से अपने अंडर में ले लिया है, पूरा खरीद लिया है। तो उसकी डिटेल देख लेते हैं। टेलेस प्राइवेट लिमिटेड करके एक इन्हीं की यूनिट है टाटा सन्स की। इन्होंने 100% एयर इंडिया को एक्वायर कर लिया है। और मज़े की बात तो ये कि गवर्नमेंट ने 1953 में टाटा ग्रुप से ही इन एयरलाइंस का कंट्रोल लिया था। ये बनी थी, ये जो टाटा एयरलाइंस है ये 1932 में बनी थी। अब कुछ स्कीम्स है उसके बारे में देख लेते हैं। उड़ान रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया है एक, जिसमें छोटे छोटे रीजन को कनेक्ट करने के लिए एयरपोर्ट्स बनाए जाएंगे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है और इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ
रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, ये स्कीम का नाम है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। उसका ही एक ही प्रोजेक्ट है उड़ान। ये लॉन्च कब किया गया? 2016 में। और अभी के हिसाब से 74 एयरपोर्ट्स है इनके अंडर। 2020 में अभी के हिसाब से नहीं, 2016 के हिसाब से 74 एयरपोर्ट्स इनके अंडर थे। 2020 में 153 रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट्स बनाए गए, 12 वाटर एरोड्रोम्स, 36 हेलीपैड्स, RCS यानी कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत। इसमें से 948 जो है वो वैलिड अवॉर्डेड रूट्स है, जो कि वेरियस एयरलाइंस को अलॉट किए गए हैं ताकि वो इसमें फंक्शन ऑपरेट करे अपना। और इसी में से 389 RCS रूट्स जो है वो कनेक्ट करते हैं 62 अनसर्व्ड मतलब जो अभी चालू नहीं थे, एंड अनडिजर्व एयरपोर्ट्स को। ऐसी ही एक स्कीम है जिसका नाम है गगन। इसका फुल फॉर्म है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। ये सैटेलाइट बेस्ड इसका ऑपरेशन है, सैटेलाइट बेस्ड ऑपरेशन है। और ये जॉइंटली किसने डेवलप की है? एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने और इसरो ने मिलके इसे जॉइंटली डेवलप की है फॉर इनहेंस्ड एयर नेविगेशन सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री। और ये ऑपरेशनल मतलब ये स्टार्ट कब से हुआ? मई 2015 से। और इसकी जो सर्विस है वो 2400 घंटे 7 दिन की रहती है। अभी जो गगन है वो सिग्नल इन स्पेस इसका अवेलेबल है यूज़र्स के लिए फ्रॉम 3rd जियो सैटेलाइट। कौन सा सैटेलाइट अगर इसमें यूज़ हो रहा है पूछे तो बोलेंगे GSAT 15। अब कुछ बेसिक डेटा इसमें दिया गया है वो हम लोग देख लेंगे। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है सिक्किम का एयरपोर्ट, और ये जो है सिक्किम का फर्स्ट एयरपोर्ट है। 60 किलोमीटर चाइना की बॉर्डर से ही दूर है और 100 नंबर का फंक्शनल एयरपोर्ट ऑफ इंडिया है। खैर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फर्स्ट ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट ऑफ इंडिया अगर कोई बोले तो वो सिक्किम का एयरपोर्ट है जिसका नाम है पैक्योंग एयरपोर्ट। वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट अगर कोई पूछे तो वो चलाया गया था दिसंबर 10, 2019 को कनाडा से लेकर वैंकूवर तक। तो ये कुछ डेटा यहाँ पर मैंने जितना लूसेंट में दिया था उतना यहाँ कवर कर लिया है। अभी इसके बाद एक टेबल दिया गया है एयरपोर्ट्स अपने देश में कौन कौन से हैं, उसके नाम क्या क्या है और वो कहाँ पर है। तो वो टेबल मैं यहाँ अटैच कर देती हूँ, एक बार आप उसे देख लीजिए। अपने स्टेट का आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना है नाम, और कितने एयरपोर्ट्स है, कौन से फंक्शनल है कौन से नहीं है। हम लोग जो MP के एयरपोर्ट्स है वो MP वाले पार्ट में देख लेंगे। तो अभी बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट, पानी में होने वाले मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट। सेंट्रल वाटर ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश हुआ था 1887 में। इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। वाटरवेज जो है इंडिया में वो दो प्रकार के हैं। एक तो है इंटरनल, मतलब अंदर की जो नदियाँ है, लेक्स है,
बैक वाटर्स है उसके थ्रू, और ओशियनिक जो ओशियंस में होता है वो। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2021-22 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 31 दिसंबर 2021 में इंडिया की जो फ्लीट स्ट्रेंथ है वो बताई गई है 1463 वेसल्स विथ ग्रॉस टनेज। अब मैं एक बात यहाँ बता देना चाहती हूँ कि इसकी डिटेल्स मुझे बिल्कुल नहीं पता है और मैं इसको गूगल भी नहीं करूँगी, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि जैसा लूसेंट में दिया गया है हम लोग वैसा पढ़ लेते हैं। इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर एग्जाम में आता भी है तो आपको इन्हीं शब्दों में पूछेगा कि इंडिया की फ्लीट स्ट्रेंथ कितनी है, तो आपको ये डेटा ध्यान रखना है, ज़्यादा इसके अंदर घुसने की कोशिश नहीं करना है। 1463 वेसल्स विथ ग्रॉस टनेज ऑफ 13,011,000 ये फ्लीट स्ट्रेंथ थी 2021 में। और 2019 का अगर बोले तो ये डेटा है 1429 वेसल्स 12,746,000 ऑफ ग्रॉस टनेज। तो ये इतना आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसमें और ऐसे ही डेटा दिए गए हैं। कैपेसिटी की अगर हम बात की जाए, कैपेसिटी इंडियन फ्लीट की वो है 1.2%, जितनी टोटल वर्ल्ड की फ्लीट है उसका 1.2% है। और ये कितना कैरी करता है? 7.8% ऑफ इंडियाज एग्जिम ट्रेड। इस ट्रेड के बारे में भी ज़्यादा डिटेल में जानने की हमको ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखें कि 18-19 में जो कैरी करने की कैपेसिटी थी वो 7.8% थी। नेक्स्ट हमने जो ये देखा था कि वाटरवेज एक इंटरनल होते हैं और एक्सटर्नल होते हैं इंडिया में, तो उसमें अभी जो फर्स्ट पॉइंट है वो हम लोग देख लेंगे, इंटरनल वाटरवेज। ये किसके थ्रू होता है? रिवर्स, कैनल्स, लेक्स, बैकवाटर्स, क्रीक्स, इन सभी के थ्रू इंटरनल वाटरवेज बनाए जा सकते हैं। एट प्रेजेंट 14,544 किलोमीटर्स की हमारी नेविगेबल वाटरवेज है, मतलब वहाँ से हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं, सामान इधर उधर ले जाया जा सकता है। हल्दिया जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है से लेकर इलाहाबाद इसको नेशनल वाटरवे बनाया गया था। जैसे नेशनल हाईवेज होता है वैसे नेशनल वाटरवे बनाया गया था 1986 में। और उसके बाद जो है नेशनल वाटरवे अंडर नेशनल वाटरवे एक्ट 2016 के तहत 111 इनलैंड वाटरवेज बनाए गए हमारी कंट्री में। नेक्स्ट इसमें आता है IWAI के बारे में, जो कि इनलैंड, इसका फुल फॉर्म है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको स्टैब्लिश किया गया था। जैसे एयरपोर्ट्स को संभालने के लिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वैसे ही इंटरनल वाटरवेज को संभालने के लिए IWAI को स्टैब्लिश किया गया था 27 अक्टूबर 1986 में। इसके कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेंगे यहाँ पर। इनलैंड वाटरवेज के डेवलपमेंट के लिए, इनलैंड वाटरवेज के डेवलपमेंट और रेगुलेशन के लिए इसकी स्थापना हुई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए इसको ग्रांट मिलती है, इससे तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग से। हेडक्वार्टर इसका है नोएडा में। रीजनल ऑफिसेस है, वैसे तो हेडक्वार्टर ध्यान में रखे तो भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी दिया हुआ है तो हम लोग देख लेते हैं। रीजनल ऑफिसेस है पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, कोची। और सब ऑफिसेस है इलाहाबाद, वाराणसी, भागलपुर, फरक्का, हेमनगर, डिब्रूगढ़, कोल्लम, चेन्नई और विजयवाड़ा में।
एक बार आप इनको एक रीडिंग दे दीजिए तो आपको याद में रहेगा। नेक्स्ट है ओशियनिक वाटरवेज। ओशियनिक वाटरवेज जो मैक्सिमम ट्रेड करते हैं हम लोग अलग अलग कंट्रीज से, वो ओशियनिक वाटरवेज के थ्रू ही होता है। इंडिया में जो है वो मेजर 12 पोर्ट्स है और 200 जो है वो नॉन मेजर पोर्ट्स है। नॉन मेजर पोर्ट्स इंडिया की कोस्टलाइन के ऊपर, इंडिया की कोस्टलाइन के ऊपर 6 मेजर पोर्ट्स। हमारे ईस्ट साइड के जो 6 मेजर पोर्ट्स है वो है कोलकाता, पैरादीप, विशाखापट्टनम, कमराजर जिसको एन्नोर भी बोलते हैं, चेन्नई एंड VO चिदम्बरनार। ये हमारे ईस्ट साइड के हो गए। वैसे ही वेस्ट साइड के 6 पोर्ट्स हैं मेजर पोर्ट्स, कोचिन, न्यू मैंगलोर, मोरमुगांव, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि नवी मुंबई में है, और दीनदयाल पोर्ट जिसका पहले नाम था खंडला। ये वेस्ट साइड के हो गए। और ये किसके अंडर में आते हैं सारे पोर्ट? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। और कौन से शेड्यूल में इनके बारे में बताया गया है? 7th शेड्यूल में। कभी कभी पूछ लेता है कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से शेड्यूल में ये सारी चीज़ें दी गई हैं, तो ये दी गई है 7th शेड्यूल। अभी इसके बारे में थोड़ा सा डेटा दिया गया है, वो हम लोग यहाँ देख लेते हैं। 95% ऑफ कंट्रीज ट्रेड, मतलब ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। जितना भी ट्रेड हमारे कंट्री में होता है उसका 95% बाय वॉल्यूम और 68% बाय वैल्यू ये हमारे ओशियनिक वाटरवेज से ही होता है। 57% मेजर पोर्ट्स के थ्रू होता है, मेजर पोर्ट्स के थ्रू, और बाकी के पोर्ट्स से 43% ही होता है। लार्ज पोर्ट्स जो है वो कौन मैनेज करता है? लार्ज पोर्ट्स मैनेज करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो स्मॉल पोर्ट्स है उसको इन्होंने कॉन्करेंट लिस्ट में इंक्लूड कर दिया, जिसका ये कंक्लूजन है कि इसको स्टेट गवर्नमेंट देखती है। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा पोर्ट्स के बारे में। पोर्ट्स तो जो कैपेसिटी ऑफ 13 मेजर पोर्ट्स, हमारे इंडिया के जो 13 मेजर पोर्ट्स है उसकी कैपेसिटी है 871.52 मिलियन टन पर एनम। ये डेटा था मार्च 2014 का। और 1560.61 मिलियन टन पर एनम ये डेटा है अभी मार्च 2021 का। तो इन सालों में जो बढ़त हुई है वो 79% से हुई है। ट्रैफिक हैंडलिंग कैपेसिटी में 672.68 मिलियन टन का कैपेसिटी है 2020-21 में। ये 4.6% जो है प्रीवियस ईयर से कम है। अब यहाँ कुछ डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया अगर पूछा जाए तो वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई का, ये लार्जेस्ट पोर्ट है। लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट अगर पूछा जाए, तो वो है विशाखापट्टनम का, टाइडल पोर्ट अगर पूछा जाए, जिसको अभी फ्री ट्रेड जोन बना दिया गया है, वो है गुजरात का दीनदयाल पोर्ट, जिसका नाम पहले खंडला पोर्ट भी था। और फर्स्ट ग्रीन पोर्ट इन इंडिया अगर बोले तो वो है हल्दिया पोर्ट, ये वेस्ट बंगाल में आता है। फिर यहाँ एक टेबल दे दिया गया है, वो मैं यहाँ अटैच कर दूंगी, जिसमें इंडिया के सारे पोर्ट्स के बारे में दिया गया है। एक बार आप उस पर नज़र घुमा लीजिए, क्योंकि मुझे जैसे याद आ रहा है कि या तो टेस्ट सीरीज़ का था या प्रीवियस ईयर्स का था, लेकिन मुझे एक पोर्ट के बारे में क्वेश्चन लिखा था, वाटरवेज का था, वो हल्दिया से इलाहाबाद वाले वाटरवे के बारे में पूछा गया था। अब कुछ यहाँ स्कीम्स है वो हम लोग देख लेते हैं। सागरमाला प्रोग्राम इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जिसमें 7500 किलोमीटर की जो हमारी कोस्ट लाइन है उसको पूरी तरीके से यूज़ कैसे किया जाए
और 14500 किलोमीटर का जो नेविगेबल वाटरवे है हमारा, नेविगेबल वाटरवे, उसको पूरी तरह उसका पोटेंशियल यूज़ कैसे कर पाए, इसके लिए सागरमाला प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया। इसके तहत होगा पोर्ट का मॉडर्नाइजेशन, नए पोर्ट का डेवलपमेंट, न्यू पोर्ट डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी एनहांसमेंट, कोस्टल शिपिंग और इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को इसमें बढ़ावा मिलेगा। 2035 तक 802 प्रोजेक्ट्स इसके तहत लाए गए हैं, जिसमें टोटल इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है 5.54 लाख करोड़ की। इसी तरह एक और प्रोजेक्ट है जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट, JMVP। इसको इम्प्लीमेंट किया था IWAI ने, इंटरनल वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, फॉर कैपेसिटी ऑगमेंटेशन। किसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए? नेशनल वाटरवे वन जो है, नेशनल वाटरवे वन कौन सा था हमारा? हल्दिया से लेकर तो इलाहाबाद वाला, ऑन हल्दिया वाराणसी स्ट्रेच ऑफ गंगा भागीरथी हुगली रिवर। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि इसमें टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंट हमको किससे मिल रहा है? तो वर्ल्ड बैंक से। ये ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड बैंक से मिल रहा है। अभी जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो हम लोग देख लेते हैं, इंडिया के फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में। इंडिया फैक्ट्स एंड फिगर्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स डेटा ही रहेगा, तो काफ़ी शॉर्ट में इसे देखेंगे हम लोग। एक टेबल दिया गया है, वो मैं आगे अटैच करती हूँ, जिसमें स्टेट दी गई है, उसकी कैपिटल दी गई है। तो कैपिटल 3 टाइप की होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। वैसे तो हमें सारी स्टेट की कैपिटल एज एन सीरियस एस्पिरेंट पता होनी चाहिए, जनरली जुडिशियल कैपिटल हमें पता नहीं होती है, पर हमारा जो स्टेट है, जैसे MP का हमको पता है कि जबलपुर है जुडिशियल कैपिटल, तो वैसा आप सभी स्टेट्स के इसमें एक बार नज़र घुमा लीजिए। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल होती है जहाँ पे एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफिसेस रहते हैं। लेजिस्लेटिव कैपिटल होती है जहाँ पे स्टेट असेंबली रहती है। और जुडिशियल कैपिटल जहाँ पर स्टेट और टेरिटोरियल हाई कोर्ट्स प्रेजेंट होते हैं, वो जुडिशियल कैपिटल होती है। तो यहाँ पे आप वो टेबल एक बार देख लीजिए, अच्छे से नज़र इसमें घुमा लीजिए। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कैपिटल के बारे में। और जम्मू कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में 2-3 पॉइंट है, वो हम लोग अभी देख लेते हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को जब अलग किया गया तो उनकी जॉइंट कैपिटल बनाई गई थी हैदराबाद को, लेकिन आंध्र प्रदेश के लिए जो प्रपोज्ड कैपिटल थी वो थी अमरावती, जो कि गुंटूर और विजयवाड़ा के बीच में आती है। ये प्लेस जो अमरावती है वो गुंटूर और विजयवाड़ा के बीच में आती है। और एक बिल पास किया गया था स्टेट असेंबली में एक बिल पास किया था जून 16, 2020 को, जो बिल पास भी हो गया था, अप्रूव भी हो गया था गवर्नर से जुलाई 31, 2020 को ही। उसके अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल होनी चाहिए, ऐसा उस बिल में पेश किया गया था। पहली थी विशाखापट्टनम जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल रहेगी। दूसरी थी अमरावती, ये लेजिस्लेटिव कैपिटल रहेगी। और तीसरी थी कर्नूल, ये जुडिशियल कैपिटल रहेगी। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो हुआ था 2019, वो नवंबर
2 तारीख 2019 को पास किया गया था। इसके अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर स्टेट को डिसॉल्व करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम से 2 यूनियन टेरिटरीज़ बना दी गई थी। यहाँ पर एक सीरियल नंबर दिया गया है, वो एक बार देख लीजिए, हो सकता है इसके बारे में भी पूछ ले। वैसे तो अभी काफ़ी पुरानी न्यूज़ हो गई है, लेकिन लूसेंट में दिया है तो मेरी छोड़ने की इच्छा नहीं होती है, तो ये एक बार आप लोग पढ़ लेना। लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट रहेगी, कारगिल और लेह, कारगिल एंड लेह, और ये दोनों में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रहेगी। यहाँ पर कोई भी चीफ मिनिस्टर नहीं रहेगा, CM नहीं रहेगा, और डज नॉट हैव एन इलेक्टेड LA, लेजिस्लेटिव असेंबली भी नहीं रहेगी यहाँ पर। और लेकिन इसका खुद का ओन DGP है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इनका खुद का है। तो ये हो गए कुछ पॉइंट्स हमारे इंडिया के बारे में। अभी एक लास्ट टॉपिक रह जाता है सेंसस। इसका बहुत शॉर्ट में मैं लूँगी क्योंकि सेंसस में जनरली डेटा ही रहता है, तो वो डेटा तो मैं ऑलरेडी आपको जो मिसलेनियस वाला मैंने बताया है उसमें सेंसस का भी एक पेज है, उसमें MP का सेंसस और इंडिया का सेंसस साथ साथ में कंपेयर किया गया है, तो उसमें सारा डेटा आपको मिल जाएगा। फिर भी एक शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 2011 जो सेंसस है वो हमारे देश का 15th सेंसस है। ये चालू कब से हुआ था? 1872 से हुआ था सेंसस गिनना चालू। 2 फेजेस में इसको लिया जाता था, 2 फेजेस। पहली इसमें थी हाउस लिस्टिंग की और दूसरी थी हाउसिंग लिस्टिंग की, और इसको किया गया था अप्रैल से सितंबर 2010 में। तो पहले पॉपुलेशन इन्यूमरेशन किया गया था फेब 9 से 28 तारीख के बीच में 2011 में, और रिवीजनल राउंड किया गया था मार्च 1 से 5 तारीख के बीच में 2011 में। ये बाकी के इंडिया में था, और जहाँ स्नो पड़ती है, स्नो बाउंड एरिया जो है, उसमें पॉपुलेशन इन्यूमरेशन किया गया था सितंबर 11 से 30 तारीख तक 2010 में ही किया था इसको। और फाइनल जो डेटा है स्नो वाले एरिया का वो आया था अप्रैल 30 तारीख को 2013 में। तो ये थोड़ा बेसिक डिटेल हो गई इसके बारे में। अभी हम लोग देख लेते हैं कि पॉपुलेशन है कितनी। पॉपुलेशन इंडिया की है 1210.9 मिलियन। अभी तो बढ़ गई, हम लोग चाइना के भी आगे निकल गए हैं। ये 2021 का सेंसस है, 10 साल के भी ऊपर हो गया। 623.2 मिलियन से इसमें मेल है और 587.6 मिलियन इसमें फीमेल्स है। इंडिया का जो एरिया है इंडिया का, वो 2.4% ऑफ वर्ल्ड कितना एरिया है? 135.79 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का। उसके हिसाब से आप ये पॉपुलेशन देखिए कितनी ज़्यादा है। 20th सेंचुरी के स्टार्ट में 238.4 मिलियन की हमारी पॉपुलेशन थी, और 2021 में देखिए कितनी ज़्यादा हो गई है। 1901 से लेकर जब भी सेंसस हुआ है तो पॉपुलेशन हमेशा ही बढ़ी है, एक्सेप्ट ये एक डिकेड में। कौन सा डिकेड है वो? 1911 से लेके 1921 के डिकेड में पॉपुलेशन जो है वो कम हुई है। तो ये ईयर आप लोग ध्यान रखिए। अब देखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी ये कैसे गिनी जाती है? नंबर ऑफ पर्सन, इसके बारे में भी काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं। नंबर ऑफ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, एक स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं? तो इंडिया का है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, और डिकेडल ग्रोथ ये है 17.72% की। अब देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड स्टेट कौन सी है। तो इसमें सबसे पहले है बिहार, जहाँ 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। दूसरी है वेस्ट बंगाल, 1028 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, और तीसरी है केरला। ये सीक्वेंस याद रखिए, हो सकता है इस सीक्वेंस के बारे में आ जाए। 860 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसी में, सेंसस में, सेक्स रेशो के बारे में। सेक्स रेशियो, इसको कैसे गिना जाता है? नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स। 1000 मेल्स के ऊपर हमारे देश में कितनी फीमेल्स है? तो अभी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 943 फीमेल्स है पर 1000 मेल। तो इसमें रूरल एरिया में सेंसस है 949 का, और अर्बन एरिया में है 929 का। देखिए अर्बन का कम है। और 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ये डेटा था 972 का, और उसके बाद
1941 तक की जो है वो डिक्लाइन ही हुआ था, उसके बाद फिर इंक्रीज़ होना चालू हुआ। नेक्स्ट सेंसस में टॉपिक है लिटरेसी का। इसका एक मुझे याद आ रहा है कि पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया था, शायद डेफिनेशन थी कि क्या, लेकिन लिटरेट किसे कहते हैं वो आया था एग्ज़ाम में। तो एक आदमी जो 7 साल के ऊपर है, 7 ईयर्स एंड अबाव अगर कोई है तो उसको पढ़ते आना चाहिए और लिखते भी आना चाहिए। अगर पढ़ते आ रहा है और लिखते आ रहा है तो उसको, लिखते नहीं आ रहा है तो उसको लिटरेट नहीं मानेंगे। तो एक पर्सन जो 7 साल के एज हो चुकी है उसकी या उसके ऊपर है, उसको पढ़ते भी आना चाहिए और लिखते भी आना चाहिए किसी भी लैंग्वेज में, इन एनी लैंग्वेज, तो उसको लिटरेट माना जाएगा। तो हमारी देश की लिटरेसी रेट है 73%, जिसमें 80.9% मेल्स की है और 64.6% फीमेल्स की है। तो ये काफ़ी कमी है। और टॉप की स्टेट्स अगर देखें लिटरेट स्टेट्स, तो केरला है 94%, उसमें 96.1% मेल की लिटरेसी रेट है और 92.1% फीमेल की लिटरेसी रेट है। सेकंड नंबर पर लक्षद्वीप आ जाता है जिसकी लिटरेसी रेट है 91.9%। और सबसे पीछे लिटरेसी में कौन सा स्टेट है, तो बिहार है। 61.8% ही लिटरेसी रेट है यहाँ पर। मेल का तो ठीक ठाक है 71.2%, लेकिन फीमेल का काफ़ी कम है, 51.5% फीमेल ही यहाँ लिटरेट है। तो ये 2021 का सेंसस है। होपफुली अभी तो भी बिहार में चीज़ें ठीक हो गई होगी। तो यहाँ पे हमारा ज्योग्राफी का जो पूरा थ्योरी है लूसेंट से वो कवर हो जाता है। बाकी का सारा डेटा आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, उसकी आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें। 2 दिन और लगेंगे और मैं पीडीएफ इसकी डाल दूंगी। और कल से हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव लगाना, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पढ़ाई से भी मुझे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि ऑब्जेक्टिव लगाने चाहिए, क्योंकि एग्जाम में वही आते हैं, एमपीपीएससी में वही आता है। मुझे याद आ रहा है कि 2016 या 17 में मैंने बीएसएनएल की एक एग्ज़ाम दी थी, तो वो ग्रुप सी की एग्ज़ाम थी। मैं प्रिपेयर कर रही थी ग्रुप ए और बी के लिए, यानी कि क्लास 1 और क्लास 2 के एग्ज़ाम्स के लिए, और ग्रुप सी की जगह निकली थी बीएसएनएल में। तो मैंने ये सोचा कि अब उसके लिए ठीक है फॉर्म तो भर दिया, लेकिन पढ़े कैसे। तो मैंने मेड इजी इंस्टीट्यूट की सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ही लगा ली थी और वही टेस्ट सीरीज़ बार बार दी थी। और मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि काफ़ी उसका जो सिलेबस था वो अलग था। तो मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया उसको समझने में, सिर्फ क्वेश्चन ही लगाए, ऑब्जेक्टिव ही सॉल्व करती गई। और मैंने ये नोटिस किया कि जितना अच्छा मेरा जिस एग्ज़ाम के लिए मैं एक्चुअल में पढ़ रही थी यूपीएससी के लिए, उसमें उतना अच्छा रिजल्ट नहीं लगा, लेकिन जिसके लिए सिर्फ मैंने ऑब्जेक्टिव लगाए, सिर्फ अंधे होकर ऑब्जेक्टिव ही लगाए, तो वो एग्ज़ाम में मेरा अच्छा रिजल्ट रहा। लेकिन मेरा 3 नंबर से वो एग्ज़ाम रह गया था। अदरवाइज़ मैं आज बीएसएनएल में होती और शायद एमपीपीएससी के लिए प्रिपेयर नहीं कर रही होती, या शायद कर भी रही होती, क्योंकि मेरा मेन एम जो है वो फॉरेस्ट में जाना ही है। तो इसलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। कल से हम लोग चालू कर देते हैं, और जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो सकता है उतने ज़्यादा लगाएंगे, जितने ज़्यादा सोर्सेज से मिल सके। मैं उनकी पीडीएफ भी आप लोगों को दे दूंगी। तो चलिए हम मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। राम राम। और हाँ, टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिए। वहाँ पे सर्च कीजिए बीइंग एस्पिरेंट एमपीपीएससी, या फिर लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। वहाँ पर मेरा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारी पीडीएफ हो गया या फिर जो स्टडी मटेरियल हो गया मैं वहीं पे प्रोवाइड करूँगी आपको। और कुछ भी न्यू अपडेट आती है तो आपको वहाँ पे भी पता चल जाएगा। पहले मुझे लगता था कि टेलीग्राम पे बहुत टाइम पास होता है, बहुत फालतू के क्वेश्चंस आते रहते हैं, लेकिन अब मुझे सही से उसका यूज़ करना आ गया है। सिर्फ 2-3 ही ग्रुप्स रखिए आप, और उसी को ठीक से फॉलो कीजिए। तो टेलीग्राम पर ये सर्च करके मुझे फॉलो कर लीजिए। तो टेक केयर। राम राम।